Oh. FM mode. OX in mode. Bluetooth mode. Device paired. FM mode. OX in mode. Bluetooth mode. Device paired.
हरिओम स्वामी जी। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं भयदं जन्यन्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् येनाक्षरसमाम्नाय अधिगम्य महेश्वरा कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ऐं ह्रीं ऋक् ऐं ऐं छायावरट्लण् यमगणनं झभय घड़दश जबगणदश खपचटचटत कपय शतसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। पूर्व के पाठ में हमारी अभी अच संधि में चर्चा चल रही है। अच संधि का चिंतन हम कर रहे हैं और इसमें अच संधि में हमारा जो सूत्र चल रहा है एंग पदांत दति सूत्र पूरा हुआ था और एंग पदांत दति के कुछ उदाहरण भी हमने थोड़े देख लिए थे और उससे ये स्पष्ट हो गया था कि एंग से पर में ए और ओ से पर में यदि अत मिल जाए हर्ष अ मिल जाए अर्थात तपर हुआ था उसमें तपरस्तत्कालस्य सूत्र की मदद से यदि अत पर में मिल जाए तो ऐसी स्थिति में हमें पूर्व रूप कर देना चाहिए। अब पूर्व में तो दो ही चीजें हैं, या तो ए है या तो ओ है, तो या तो ए हो जाएगा या ओ हो जाएगा। और चूंकि अब नवीन वैयाकरणों ने आकार के लिए आकार का बोधन करने के लिए कि ये आकार तोड़ने के समय पर विच्छेद के समय पर ये आकार पता होना चाहिए, तो उन्होंने अवग्रह चिन्ह रख दिया है जो इंग्लिश का एस कैपिटल के जैसा कुछ बनता है, वो अवग्रह चिन्ह यहाँ पर चला। लेकिन अगर प्राचीन वैयाकरण परंपरा को देखे पाणिनि जी की तो हरेव विष्णु बिना अवग्रह के भी ठीक था, लेकिन आजकल प्रचलन में नहीं है, तो आजकल अवग्रह के साथ ही लिखा जाता है। इस संधि को पूर्व रूप संधि भी कहते हैं क्योंकि ये पूर्व रूप करती है। पर रूप संधि एंगी पर रूपम हमने पढ़ी थी, तो उसको पहचानने का बड़ा सरल सा तरीका है कि अगर एंग से बाद में अवग्रह चिन्ह दिखाई दे जाए तो आपको ये अंदाजा लगा लेना चाहिए कि एंग के बाद में अवग्रह चिन्ह है तो ये एंग पदांत दति संधि ही होगी, क्योंकि इसमें और कोई खास कोई शर्त है नहीं, केवल इतनी शर्त है कि एंग हो पूर्व में और अवग्रह हो पर में दिख जाए अवग्रह, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ये हमने एंग पदांत दति को इस प्रकार हमने देखा था। इसके कुछ उदाहरण हमने देख भी लिए थे और ये संधि खूब दिखती है
मतलब ऐसा नहीं है कि ये संधि दिखती नहीं है। शास्त्र पढ़ने वाले को तो जहां तहां ये दिखती रहती है। तो एक पदांता दति को तो एकदम देखते ही समझ में आ ही जाती है कि ये संधि जहां तहां दिख रही है। अवग्रह चिन्ह लगा है, इन दिखा है, ऐसे कितने ही शास्त्र में बहुत शब्द इसके दिखाई पड़ते हैं। प्रचुर अवस्था में देखो इस तरह से खूब दिखेगा आपको ये शब्द नमोस्तु। काफी स्थानों पर आपको दिखाई दे जाएगा ये, तो आपको आराम से ये पता चल जाता है कि ये, और हम स्वयं ही सूत्र पढ़ के आए हैं। उस सूत्र में आया था, ये देखिए, ये तो हमारे अष्टाध्यायी सूत्र के हिसाब से भी बहुत जगह मिल रही है, क्योंकि आगे भविष्य में हमें ये देखना है सूत्र में भी एक क्रम हम ये भी कराया करते हैं कि हम सूत्र की, जैसे हमें आज हमने प्रोजेक्ट उठा लिया 300 सूत्र का, 400 सूत्र का प्रोजेक्ट उठा लिया, तो 400 या 500 सूत्र का, ये एक खेल के जैसे भी है। और देखो व्याकरण पढ़ने के कई कई तरीके से जब हम उसको पढ़ते हैं ना, तो रुचिप्रद लगता है, खेलते खालते ऐसे, तो एक ही तरीके से ना हो, तो एक खेल के तरीके से ऐसे भी करते हैं कि माना हमने ये सोचा कि लघु सिद्धांत कौमुदी के पहले 300 सूत्र तक का हमारा टारगेट है, और उन पहले 300 सूत्र तक हम ये देखेंगे। ये तब है जब हमने संधि पढ़ ली हो पूरी, तो संधि, तीनों संधि ये पढ़ ली हमने। वैसे पंच संधि भी कहते हैं, उनके भेद अलग है, प्रकृति भाव इत्यादि इनके, लेकिन अच हल और विसर्ग संधि पढ़ने के बाद में हम 300 सूत्र का पहले टारगेट बना ले, पहले 300 सूत्र या पहले 400 सूत्र, ये समय पे निर्भर करता है। और कुछ भी तो नहीं करना है इसमें, गंगा किनारे बैठ गए, कहीं रेत में, धूप का समय है, आराम से बैठ गए, भले आचार्य बैठे हों या स्वयं हम मित्रगण बैठे हों, या कहीं भी जिसको जहां धूप मिल रही है। अब कोई, हर कोई तो बेचारा गंगा किनारे हो भी नहीं सकता, ये तो सबका सौभाग्य नहीं होता, लेकिन जिनको है तो पहले 300 सूत्र का टारगेट ले ले, और ये देखें इन 300 सूत्र तक या इतने पन्ने तक के हमें सूत्र लेने हैं कि इसमें एक भी सूत्र वृत्ति में तो जाना ही नहीं है, वृत्ति में जाने की जरूरत ही नहीं है, ये पक्का करने की बात है संधि को। एक भी सूत्र हमारा बिना संधि तोड़े नहीं जाएगा, और हमारे पास उसके लिए पेपर पेन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यदि हम पक्के हैं तो आंखों में टूट जाना चाहिए, वो मस्तिष्क में टूट जाना चाहिए। देखो कि इसमें कौन सी संधि आई है, कहाँ आई है, कैसे आई है। सूत्रों में ही आपको बहुत सारी संधि नजर आ जाएगी, केवल सूत्रों में ही, उसमें ये भी नहीं है। अभी तो पढ़ी थी हमने, ये लो, ये पढ़ी थी, ये भी पढ़ी हमने, तो ये लगा पड़ा इसमें। तो इस तरह से हम जब अभ्यास करना शुरू कर देते हैं तो हमारी आंखों में सब आ जाता है। और अभ्यास करने का तरीका भी यही है कि जब हम कहीं देखें तो हमारे पढ़ी हुई चीज, अगर वो पढ़ा हुआ हमारा मनन और निधिध्यासन में परिवर्तित नहीं हो रहा है, बदल नहीं रहा है, तो मजा नहीं आता बात का। तो इस तरह से ये पढ़ी थी संधि आप सब लोगों ने अभी, सभी ने पढ़ी थी ये संधि। कौन सी संधि थी इसमें, यही सभी ने सूत्र पढ़ा था, इसमें भी यही संधि लगी हुई है। तो ये बिल्कुल देखते जाएंगे आप तो आपको स्पष्ट दिखा देगा। ये देखिए, ये तो हम आपके सामने सूत्रों की ही बात कर रहे हैं, अन्य की तो बात कुछ की नहीं हमने। ये आगे जुड़ जाता था, उपदेश से अज बन जाता था, ये सब आपके सामने एंग पदांत दति के ही उदाहरण आपके सामने ये थे। तो इस तरह से ये देखने से स्पष्ट दिखाई देता है कि एंग पदांत दति के खूब खूब उदाहरण हमें मिलते चले जाते हैं। तो देखते ही हमें अब ये पहचान होनी चाहिए कि ये एंग पदांत दति को उदाहरण है। आगे पढ़ोगे, ये एक संधि, ये एक सूत्र पढ़ोगे, ये तो हम एक संधि की बात कर रहे हैं, बाकी भी सारी जितनी भी संधि पढ़ेंगे उनके सबके उदाहरण ऐसे ही मिलते जाएंगे। आपको सूत्र में भी खूब उदाहरण मिलेंगे, तो उसको देखते जाना है बारीकी से। चलो अब अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। ये इन पदांत पद्धति के कुछ उदाहरण सामने बिल्कुल पढ़ रहे थे, इसलिए हमने लिख दिए। स्वामी जी जी
स्वामी जी? हाँ हाँ बिल्कुल सुन रहे हैं, बोलिए। स्वामी जी, हाँ सुन रहे हैं, बोलिए बोलिए। हाँ, जो आप लिखते हैं ना उसको आप बोल दिया कीजिए। अच्छा। हमारे तो हमने सोचा आप भी देख भी रहे हैं, हमें लगा आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। हमें ये नहीं रहा कि आप खाली सुन रहे हैं। हमने जो लिखे थे, चलो हमारे पास वो लिस्ट है, उसकी कोई चिंता नहीं है, हमने लिस्ट बनाई हुई थी। जैसे हमारी ये मुख नासिको वचनो अनुनासिको संधि थी, ये अपना सूत्र था, तो उसमें वचनों और अनुनासिका है कि नहीं है? बस आप नाम बता दीजिए। हाँ वही बता रहे क्या लिखा है हैं, आपने? मुख नासिको वचनो अनुनासिका एक, जी ठीक है, एचो एवाय आवह, जी ठीक है, और आपका उपदेश यज, जी और आपका ये सूत्र आगे आपको मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, इको असवर्णे, ये लिखे थे हम सूत्रों में से, तो यही लिखे थे। अच्छा, बाकी अलोन तो करो संयोग भी है उसी में। हाँ बिल्कुल सही बात है। अलोन अंतरा। हाँ बिल्कुल, ऐसी दृष्टि डालनी चाहिए जैसे आपने दृष्टि डाली। हाँ ऐसे ही दृष्टि डालनी चाहिए, हलोंतरा संयोग भी, क्योंकि आपका पढ़ा हुआ सूत्र है, तो पढ़े स्थानीय अंतरतमा भी देख सकते हैं आप अगर चाहें तो, आपको अच्छा लगे तो, अगर सुनने में अगर टेस्ट आए इस सूत्र में तो इसको भी आप देख सकते हैं। ये भी आपके पढ़े हुए सूत्रों में से हैं। मुख नासिको वचनो अनुनासिका आपको बता ही दिया है। और अगर आप बहुत ही ज्यादा आनंद लेना चाहते हैं तो फिर थोड़ा सा और मुर्गे की आवाज निकाल लो, किस सूत्र में होता है ऐसा? ये था उसमें भी है कि नहीं है संधि? यही जी ऐसे ही देख देखते आगे बढ़ना है। यही साथ चले, सब पढ़ते लिखते ही कट जाता है बढ़िया सब। और उपदेश या जनुना से कित हो गया। और विद्यार्थी जब खूब गौर फरमाते हैं तब और आनंद भी आता है कि चलो देख रहे हैं। अचुअंत आदि टी भी बताया था हमने अभी, जी जी उसमें भी है ये संधि देखने को। ये तो इतने तो आपको यही मिल गए। और अचुअंत आदि टी के सूत्र के अंदर जब हम उसका पढ़ रहे थे वृत्ति, तो वृत्ति में एक जगह आया था आकृति गणो अयम, तो आकृति गणों को अलग तोड़ लो, अयम को अलग तोड़ लो, वो भी है। तो खूब मिलता है, भारी मात्रा में मिलता है, ऐसा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र है सर्वत्र विभाषा गोहो। सर्वत्र विभाषा गोहो। आपके पास वो नारायण दत्त पांडे वाली पुस्तक है ना? नहीं, वो अष्टाध्यायी पास ही रखी है, दूर है कहीं? जी है। अच्छा, क्योंकि अभी थोड़ी सी इसकी जरूरत पड़ सकती है। गोपाल शास्त्री जी की ना? जी हाँ, उस पे गोपाल शास्त्री, क्या यही है शायद नाम, गोपाल शास्त्री। हाँ, वो नारायण दत्त पांडे, गोपाल दत्त पांडे, ये हमें लघु सिद्धांत कौमुदी वाले याद रह जाते हैं। ये लोग है ना, ये नारायण दत्त पांडे हैं ये लोग, तो उसके गोपाल दत्त शास्त्री हैं। तो सर्वत्र विभाषा गो 6-1-122 सूत्र है। देखना मजेदार बात सूत्र में, पहले हमारा वही तरीका है क्या, सूत्र की हम ये देख लेते हैं कि सूत्र में क्या है कैसे है। तो सर्वत्र तो अव्यय है, विभाषा भी, विभाषा का मतलब होता है विकल्प। ये आप लोगों को कई बार बताया है कि वह विभाषा और अन्यत्र श्याम, ये सब विकल्प के लिए बोले जाते हैं, अलग अलग शब्द हैं लेकिन इनका अर्थ वही है। गो हो ये षष्ठी एक वचन है, तो ये 3 पद हैं इसमें, सर्वत्र है, विभाषा है और गो है। अब सूत्र में वृत्ति कहाँ से, अनुवृत्ति कहाँ से इकट्ठी हो रही है आके अर्थ घटित करने के लिए। तो इसमें एक तो पद हमें मिल रहा है पदांतस्य, पदांतस्य वृत्ति में देखेंगे एक शब्द निकल के आ रहा है पदांतस्य। तो पदांतस्य जो है वो ये आ रहा है हमारा एंग पदांतदति से।
कहाँ आ रहा है पदांतस्य? आप बता सकते हैं? फोन पे जो है बता सकते हैं कहाँ आ रहा है पदांतस्य? हमने तो कह दिया, आपने हाँ भी भर ली, तो बता तो कहाँ है? ये जो एंग अंतस्य है, एंग पदांत में है। तो पदांतस्य कहाँ है इसमें, ये बताओ मैं तो। जी, पदांतस्य कहाँ है इसमें? पदांतस्य और एंग लिखा नहीं है, एंग का लेकिन भी आ रहा है, एंग मतलब पदांत तो एंग पदांत गति से आ रहा है ना, आपने बताया। नहीं, मैंने तो बता दिया। चलो, मैं तो ये भी कह रहा हूँ एंग भी आ रहा है एंग पदांत गति से। मैं तो ये भी कह रहा हूँ अति भी आ रहा है एंग पदांत गति से। ये मैंने तो बोल दिया, लेकिन मैं कहीं गलत भी तो होता हूँ, तो आप सही नहीं करोगे तो कैसे सही होऊंगा? अब आप मुझे ये बताओ कि पदांतादति से मैंने जो पदांतस्य कहा, ये पदांतस्य कहीं वृत्ति में तो दिख नहीं रहा, या दिख रहा है तो मुझे बताओ। शायद आंख भी कमजोर हो जाती है कई बार हमारी, तो आप बताओ पदांतस्य है कहीं वृत्ति में? पदांतस्य ये जो क्या एंग अंतस्य है, इसी को पदांतस्य ले सकते हैं। ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं? कुछ सिद्धांत तो देना पड़ेगा। अपने आप से थोड़ी कुछ हम कर सकते हैं, कोई ना कोई उसके लिए प्रमाण रखना पड़ेगा ना। क्यों ले सकते हैं उसको? ऐसे थोड़ी ना ले सकते हैं। हाँ, ये इसका अधिकार सूत्र। हाँ, कुछ भी घुसा दो, अधिकार अधिकार, कहीं ना कहीं से कोई तो तिक्कमबाजी बढ़ेगी। अधिकार कह के वो हमारे जब हमारे साथ जब हम मास्टर्स कर रहे थे इंजीनियरिंग के, तो उस समय में हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था, फलाना ढिमाना सैनी करके। अब वो क्या करता था, जब उसके एग्जामिनर्स, जब उसका ये महात्मा चोले में तो हम सब पहले वो खेल के आए ना इंजीनियरिंग के, तो इंजीनियर रह के, तो वो हम उसके साथ पढ़ते थे, तो बड़ा हमें कंफ्यूज कर देता था। एक दिन हमने सोचा कि इतना इंटेलिजेंट है तो नहीं, लेकिन इसके शब्द जो हैं वो तो बड़े इंटेलिजेंट से शब्द हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल से शब्द हैं। तो वो क्या करता था, जो इंटरव्यूअर जो होता था, उसने 50-60 शब्द ऐसे रट रखे थे, वो इतने टेक्निकल शब्द थे कि इंटरव्यूअर उनको सुनते ही इंटरव्यूअर को लगता था इसको सब आता है, बस वो शब्द वो बोल देता था। तो ऐसे ही आपने 4-6 शब्द व्याकरण के बोल दोगे, हम सोचेंगे आपने सही कह दिया। 2 बार अधिकार कह दो, 4 बार ये बोल दो ये न विधि तदांत बोल दे, और 4-6 बार कह दो कि ये तो स्थानीय अंतरतमा की, मतलब कुछ 10-12 टेक्निकल वर्ड ऐसे बोल दो जो अष्टाध्यायी के हों या व्याकरण के हो, हम मान जाएंगे कि आपने सब सही कहा है। तो आपने बोला अभी हमें इसके लिए कि ये तो अधिकार सूत्र है अष्टाध्यायी में जी। इसमें जो एम पदांतवृत्ति दिया है लिस्ट में, इसमें ये लिखा है सामने 110 और 113 तक इसका ये अधिकार चलेगा। तो एक पदांतवृत्ति का अधिकार सूत्र है ये? नहीं, वो 122 है। यही तो बात है ना। अरे भाई, कभी कभी अर्थ घटित करने के लिए विभक्ति का विपरिणाम भी हो जाता है, विभक्ति को बदल भी देते हैं। ऊपर से आती है षष्ठी, पदांतस्य जैसे षष्ठी आई और नीचे आके हो जाती है सप्तमी दूसरे सूत्र में, वो अर्थ घटित करने के लिए। इस सिद्धांत को बोलते हैं विभक्ति विपरिणाम। यही बताने के लिए हमने आप लोगों को थोड़ा घिसाई की, ताकि भविष्य में आपको याद रह जाए। एक कहानी भी सुना दी आपको इसके बहाने, ताकि अब ये कहानी से ये बात जुड़ गई तो आपको याद रह जाए। जब किसी दूसरे सूत्र में वो पद जो हो वो किसी और विभक्ति में हो, और जिस सूत्र में हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें वो किसी और विभक्ति में हो, तो इस तरह के सिद्धांत को बोलते हैं विभक्ति विपरिणाम। तो पीछे से तो वो आया था हमारा, वो एंग पदांतादति का पीछे से उठ के आया था, पदांतात उठ के आया था पीछे से, क्योंकि उसमें पदांतस्य था ही नहीं एंग पदांतादति में। पीछे से एंग पदांतादति में कहीं पदांतस्य था ही नहीं। था कहीं पदांतस्य? नहीं था। तो पदांतस्य जब था ही नहीं तो हम पदांतस्य ले कहां से आए? हम आपकी बात कुछ अंशों में ठीक थी, लेकिन हमें एक दूसरी बात भी बोधित करनी थी, इसलिए हमने ऐसा बोला। पदांतस्य तो था ही नहीं वहां पे तो पदांतात था कि नहीं था? वो पदांतात आके यहाँ पदांतस्य का कार्य कर रहा है, पदांतात आके पदांतस्य का कार्य कर रहा है।
और फिर वह भी फिर इसे इसे फिर इसमें भी क्या होता है कि जब वो षष्ठी जब सप्तमी और षष्ठी और पंचमी जब आके खड़ी हो जाती है, उसमें भी फिर ये सिद्धांत चलता है। ये आगे भी आएगा, इसकी चिंता नहीं करना आप, हम बिल्कुल इसको कई बार स्पष्ट बोधित करेंगे, तो उसमें आपको चिंता नहीं करनी है। तो वो फिर सप्तमी में परिणत हो जाती है। तो इस तरह ये विभक्तियां का अदलाव बदलाव जो हो जाता है सूत्र का अर्थ घटित करने के लिए, उस समय फिर वहां पर हमें ये देखना पड़ता है कि ये क्यों हुआ। तो उसका सिद्धांत फिर दिया हुआ है, क्योंकि बिना सिद्धांत के तो पाणिनि जी कोई भी कार्य करेंगे नहीं ना, तो उसको विभक्ति विपरिणाम बोलते हैं। तो ये नहीं, हमें कई बार सोचने में नहीं आना चाहिए कि ऊपर षष्ठी थी तो यहाँ तो सप्तमी प्रयोग हो गई, और ऊपर तो पंचमी थी या यहाँ ऐसे प्रयोग हो गई। ये विभक्ति विपरिणाम होता है, विपरिणाम होता है। अच्छा, अब चलते हैं सूत्र की तरफ। तो सूत्र में जो हम देख रहे हैं वो ये है कि यहां पर लोके वेदे चै एंगन्तस्य गोरति वा प्रकृति भाव पदांते। देखो ये पदांते पीछे से आया है, लेकिन यहाँ एक सप्तमी का काम कर रहा है। ये पीछे का, इसको विभक्ति विपरिणामी बोलते हैं। पदांतात से पदांतस्य, पदांतस्य से फिर वो षष्ठी अंत से फिर वो सप्तमी विभक्ति में परिणत हो गया। इस तरह से ये हो जाता है, इसमें आप चिंता नहीं करना। अच्छा, तो ये कहना क्या चाह रहे हैं कि लोक में और वेद में, लोके वेद है भाई, लोक में और वेद में चा शब्द तो आपको पता ही है, और के लिए लग गया। वृत्ति समझ आ रही है ना, कुछ कठिन नहीं है। लोके वेदे च, लोक में और वेद में। एंगन्तस्य, एंगन्तस्य यानी एंगंत की बात हुई है। एंगंत, एंगंत क्या है? एंग जिसके अंत में हो। और एंग में तो आप जानते ही हैं, जो पहले देख के आए हो, पिछले सूत्र में पढ़ के आप एंगंत में कौन कौन से आते हैं, दो। गोरति व प्रकृति भाव पदांते। यदि इसका अर्थ करेंगे तो अर्थ निकल के आएगा लोक ओम नारायण, लोक में, वेद में, लोक और वेद में। एंगंत गो शब्द जो हो, एंगंत गो शब्द को पदांत में विकल्प करके प्रकृति भाव हो जाए, ऐसा सूत्र का अर्थ आ रहा है कि लोक में और वेद में एंगंत गो शब्द हो तो पदांत में पदांत हो, एंगंत हो और गो शब्द हो। ये बातें समझ लेना। शब्द गो हो, पदांत हो, और उस पदांत में उसके गो शब्द का के पद, गो शब्द जो हो वो पद हो, बिना पद के ना हो, पद बन चुका हो। गो शब्द पद हो, तभी तो पदांत कहेंगे ना, जब पद बन जाएगा। उसमें एंगंत और ओंगंत पदांत में हो, यानी पद का जब अंत हो जाए, यानी पद बनने के बाद उसमें ए और ओ हो। तो इस तरह से सूत्र को समझने से, क्योंकि आगे फिर थोड़ा शास्त्रार्थ डालेंगे इसमें, इसलिए पता होना चाहिए। ऐसी स्थिति में गो शब्द कैसे बना, पद कैसे बना? इसमें सुप आया था, सुप्तिंगंतम पदम से ही बनता है पद, और तो कोई तरीका ही नहीं है। सुप्तिंगंतम पदम जो हमारी जो सूत्र है उसी से बनता है। सुप आया था इसमें, बाद में सुप का लोप हो गया। तो सुप का लोप हो जाने से भी सुप आके यदि चला भी जाए, सुप का मतलब वो जो हमारे होते हैं ना सुओजस समोर से, उनको जो आगे पढ़ोगे आप, वो पूरा सुप कहलाता है। तो धातु क्या होती है स्वामी? हाँ जी, पद तो वहां भी बनाते हैं ना। सुप तिंगंत दो तरीके बताए ना, एक सुप लेके आओ उसके साथ में, या तिंगंत लेके आओ उसके साथ में। सुप तिंगंत का मतलब यही हुआ ना, सुप तिंगंतम पदम। मैं ये पूछ रही थी, गो शब्द मतलब किस धातु से बना है? मतलब ये जो आपने ये बताया ना कि पद बन गया है, तो शब्द तो ये गो एक ही है, तो ये पद कैसे हुआ? प्रातिपदिक, पद क्यों करेंगे? प्रातिपदिक तो देखो, प्रातिपदिक है इसका, गो प्रातिपदिक है इसका, गो प्रातिपदिक, गो प्रातिपदिक है। हाँ जी, हाँ जी, गो प्रातिपदिक है। गो प्रातिपदिक से गो बनता है। गो प्रातिपदिक से गो, तो ये आप बता रहे पद भी है, पद बन गया ना ये। प्रातिपदिक से फिर वो विभक्ति आई ना इसमें, प्रातिपदिक से फिर सुप आया ना, सुप आके फिर सुप का लोप हो गया, फिर खाली गो रह गया ये। अच्छा, गो ही प्रातिपदिक है और गो ही फिर पदांत शब्द बना जी, शब्द बना जी, मतलब लेकिन अब पद बन गया ये। पद, हाँ, पद बन गया, क्योंकि विभक्ति आगे, क्योंकि सुप आगे चला गया इसमें। अच्छा, इसमें
आके चला गया, सुप आके चला गया। गो ये गाय वाला गो। हाँ, इसका क्या होता है गाय वाले गो का कि ये क्या है कि तीनों में एक समान चलता है, और ये क्या है कि तीनों जब में? हाँ, तीनों लिंगों में एक समान ही चल जाता है इसका रूप। और ये जब जब पुल्लिंग इसका रूप होता है ना, तो पुल्लिंग रूप में इसका अर्थ निकल के आ जाता है आपका बैल। गो का मतलब आ जाता है बैल, जब पुल्लिंग का हो तो बैल आ जाता है निकल के। और जब इसका स्त्रीलिंग का रूप हो ना, तो स्त्रीलिंग के विवक्षा करके देखना पड़ता है कि ये रूप कहाँ का है उसकी दृष्टि से। फिर ये स्त्रीलिंग में इसका अर्थ आ जाता है गाय। और गो शब्द का अर्थ और भी कई सारे हैं। गो शब्द का मतलब इंद्रिया भी है। तो 2-4 अर्थ तो मेरे याद है, बाकी संस्कृत वांग में तो बहुत बड़ा है, ये तो बिल्कुल मेरे सामने पड़े रहते हैं इसलिए याद है मेरे। इंद्रिया भी है गो शब्द का अर्थ। तो इस तरह से उसमें भागवत इत्यादि पढ़ते हैं ना, तो वहां उसका अर्थ इंद्रिया भी किया गया है इस तरह। यहाँ पर आप इसको गाय वाला समझना चाहो गाय वाला समझ लो, बैल वाला समझना चाहो बैल वाला समझ जाओ। स्त्रीलिंग में रहेगा तो उसका गाय शब्द आ जाए, गाय आ जाएगा अर्थ निकल के। पुल्लिंग में रहेगा तो उसका फिर आपका बैल आ जाएगा। अच्छा, तो लोक और वेद में एंगंत गो शब्द को पदांत में विकल्प करके प्रकृति भाव आ जाए। अब यहाँ पर ये देखने की बात आई है कि लोक और वेद इनको क्यों बोलना पड़ा। भाई एक तो हमारा व्याकरण प्रयोग करते हैं लोक में बोलने में, किसी भी कार्य में, व्याकरण कार्य में आ रहा है हमारे बोलचाल में, पुस्तक इत्यादि कहीं भी। दूसरा होता है वेद, बिल्कुल वेद के अंदर जो शब्द आए हो, तो दोनों ही स्थितियों में काम करेगा ये हमारा सूत्र। ऐसा नहीं कि खाली लोक में काम करे या खाली वेद में काम करे। अच्छा, ये अलग से लोक और वेद क्यों बोलना पड़ा, तो इसके लिए आप अगर देखना चाहें तो पुस्तक आपके पास हो तो सर्वत्र विभाषा गो हो जो सूत्र है, उस सूत्र का क्रमांक है यहाँ पर 6-1-122। और आप आपकी जो पुस्तक है अष्टाध्यायी उसमें देखना चाहें तो उसके पहले जो सूत्र है 6-1-122 के पहले आपको एक सूत्र मिलेगा। 6-1-122 से थोड़ा पहले आप आओ, आपको सूत्र मिलेगा यजुष्युरः। 117 नंबर पे देखिए आप। जी हाँ। हाँ, तो ये क्या कह रहा है, ये सूत्र कुछ विधान कर रहा है यजुर्वेद में। यजुषी मतलब यजुर्वेद के लिए कह रहा है ये। तो ये सूत्र विधान कर रहा है यजुर्वेद में, तो ये कुछ कार्य करा रहा है यजुर्वेद के अंतर्गत। तो ये पहले सूत्र आ गया, तो इस सूत्र की जो अनुवृत्ति है वो 121 तक जा रही है। आपके सामने 121 लिखा होगा इसमें। जी हाँ। तो इसकी अनुवृत्ति 121 तक जा रही है। तो कहीं ऐसा ना हो इसका जो पद है यजुषी, वो आके यजुषी पद आके यहाँ पर वो खाली यजुर्वेद की बात ना कर दे। इसलिए बिल्कुल स्पष्ट बोधन के लिए वृत्तिकार ने बिल्कुल स्पष्ट बोधन कर दिया। वृत्ति तो वरदराजाचार्य ने लिखी है ना, तो वरदराजाचार्य जी ने एकदम स्पष्ट कर दिया कि भाई ये खाली आप यजुर्वेद ना समझ बैठना इसको, क्योंकि पीछे से यजुर्वेद निकल के आ रहा है यहाँ पे, तो इसको आप खाली यजुर्वेद मत समझ बैठना। ये यहाँ पर तो इन्होंने जो कही है बात वो लोक में भी और वेद में भी दोनों में चलेगी। तो ये थोड़ा सा बताना जरूरी था कि लोक में और वेद में शब्द ही इनको क्यों बोलना पड़ा, इसीलिए बोलना पड़ा। समझ आ गई होगी बात। तो लोक और वेद में एंगंत गो शब्द को पदार्थ में विकल्प करके प्रकृति भाव हो जाए। तो प्रकृति भाव क्या होता है, प्रकृति भाव का, इसको प्रकृति भाव संधि भी कहते हैं। ठीक है, इसको प्रकृति भाव संधि भी कहते हैं। तो प्रकृति भाव का मतलब ये होता है कि अपने उसी भाव में रहे जैसा वो है, अर्थात कोई परिवर्तन ना हो उसमें। दो पद दे दिए और दोनों को जब सूत्र लगाने का समय आया तो कई लोग इसीलिए इसमें शास्त्रार्थ भी कहते हैं, बोले जब संधि हुई ही नहीं तो इसको संधि का नाम ही क्यों देते हैं। तो फिर कहते हैं चलो संधि का नाम कुछ अलग से नहीं दे रहे, इसको प्रकृति भाव संधि ही कह देते हैं, क्योंकि इसमें होता कुछ नहीं है, बस वैसा का वैसा ही रहता है। लेकिन स्थिति क्या खड़ी होती है, कैसे खड़ी होती है, वो देखने जैसी है। तो ये सर्वत्र विभाषा गो में, जैसे हमारे सामने एक गो शब्द आ गया, आप तो सुन रहे हैं ना क्योंकि देख नहीं रहे, तो गो शब्द है, हम जो लिख रहे हैं वो बोल रहे हैं, क्योंकि आज शुरू में तो गलती हो ही गई थी, हमने लिख दिया और बोला नहीं। गो शब्द लिखा है हमने बोर्ड पर, सामान्य गो। तो गो शब्द लिखा है और उसके आगे लिखा है गोधन अग्रम।
गाय के अगले हिस्से के लिए कह देते हैं ना अग्रम। देसी गाय की तो पहचान करने का तरीका भी होता है, अगर देसी गाय की पहचान करनी है तो अगले हिस्से में वो गलकंबल खूब लटकना सा होना चाहिए, लटकता सा हो, गाय चले तो वो हिले ऐसा सा हो, तो वो बिल्कुल, या ना भी हिले लेकिन लटकता सा हो गलकंबल, तो गाय का ऐसे किसी हिस्से की बात कही होगी, गो अग्रम, उसी से देसी गाय की पहचान हो जाती है। कई तरीके हैं पहचान करने के, वो भी एक तरीका है। तो गो अग्रम, गाय के अगले हिस्से की बात हुई है, तो यहां पर गोधन अग्रम है। अब अगर आप पूर्व सूत्रों की बात करें, गोधन अग्र है, बाद में विभक्ति के लिए मां लगाना है, बाद में लगा देंगे, अभी गोधन अग्र ही ले लो, क्योंकि इन्होंने गोधन अग्र ही लिया विच्छेद, बाद में मां विभक्ति के लिए लगा देते हैं, क्योंकि अपदम न प्रयोजित ना, अपद प्रयोग नहीं होता, तो उस दृष्टि से। अब गोधन अग्र जब हम लिखते हैं, तो यदि आप लोग पुराने सूत्र आपको याद है, तो उसमें कौन कौन से सूत्र अभी प्राप्त है, हमें जरा थोड़ा सा विचार करके बता दो। गोधन अग्र की स्थिति में केवल गोधन अग्र लिखा है, ऐसी स्थिति में हमें ये गो निकल के आया है। गवाम अग्रम एक समास है, षष्ठी तत्पुरुष, गवाम अग्रम, वो गवाम अग्रम से ये गो शब्द बना है। वो जब समास इत्यादि पढ़ेंगे, कैसे आप पूछ रहे थे ना कहाँ से खड़ा होता है, कैसे, तो लोप कैसे हुआ था, तो वैसे तो संस्कार मात्र के लिए आप सुन सकते हैं, यदि पढ़ लिया होगा तो बहुत अच्छा है। सुपो धातु प्रातिपदिक यो हो एक सूत्र होता है, वहां से फिर ये सुप का फिर वहां से वो किया था उसने लुक, तो उसके कारण से फिर वो लुक तो हो गया सुप का, सुपो धातु प्रातिपदिक से। लेकिन सिद्धांत ये कहता है कि कोई चीज चली भी जाए आके, तो भी प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण के सिद्धांत से सुप आया, सुप चला गया, लेकिन अपना गुण देता चला गया, मतलब वहां आया था, अपनी उपस्थिति ऐसी दर्ज करा गया कि ये पद बन गया। आप कहते ना पद कैसे बना, तो वो सुपो धातु प्रातिपदिकियो सूत्र से उसका लुक तो हो गया, चला गया सुप बेचारा वहां से, लेकिन अपना कौन से सूत्र से? सुपो धातु प्रातिपदिक यो हो, ये आपके पास होगी पुस्तक, उसमें मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा अजंत पुरलिंग में मिलेगा आपको ये शायद। इसका नंबर बता दीजिए सूत्र का। नंबर किस दृष्टि से बताऊं, मतलब अष्टाध्यायी क्रम, अष्टाध्यायी क्रम पूछ रहे हो आप? नहीं, सूत्र के आगे नंबर होता है ना, सूत्र के आगे, हाँ अष्टाध्यायी नंबर ही तो होता है, अष्टाध्यायी क्रम ही तो बोलते हैं उसको। सुपो धातु प्रातिपदिक, अब वो तो हमें पीछे से पुस्तक में से देखना पड़ेगा। सुपो धातु प्रातिपदिक, जी, सुपो धातु प्रातिपदिक, आप पीछे इंडेक्स इसके उसमें जाएंगे लघु सिद्धांत कौमुदी में, तो वहां से कट रही थी थोड़ा, कोई बात नहीं, सुपो धातु प्रातिपदिकियो है सूत्र। अच्छा जी, सुपो धातु प्रातिपदिकियो है, इसको आप देख सकते हो आराम से, इसमें कोई ऐसी अच्छा, सुपो धातु प्रातिपदिकियो से सुप इसका लोप हो गया, हाँ लुक हो गया, तो वो भी फर्क रहता है लुक और लोप का, वो आगे पढ़ेंगे उसमें आएगा। फिर भी एक सिद्धांत होता है, वो सिद्धांत कहता है प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण, मतलब प्रत्यय अगर आके चला भी गया, प्रत्यय ही तो था ना सुप, तो भी उसके लक्षण ऐसे होते हैं कि वो उस गुण को माना जाता है, वो आके चला गया लेकिन उसका कार्य जो था पद संज्ञा करने का, वो करके चला गया, अर्थात गो पद बना रह गया। आप ऐसा मत समझना कि ये तो गो यूं ही दिख रहा है, नहीं, आया था लेकिन कुछ सूत्रों के कारण वो वहां से उसका हो गया लोप, लेकिन अब वो अभी भी वो पद है, और सुप्तिगंतम पदम के सिद्धांत से उसकी पद संज्ञा हमारी एज इट इज है। तो गो पद है, ये कहने की बात है। एक तो गो पद है, और गो पद होने के साथ साथ में इसके पद के अंत में ओकार है, और ओकार क्या है, एंगंत का है कि नहीं है, एंग के अंदर आता है कि नहीं आता है, तो गो पद भी है, गो भी है। देखो कितनी शर्तें पूरी हो रही है, गो है, गो शब्द जो है वो साधारण नहीं है, क्योंकि गो शब्द कहीं ऐसा भी आ सकता है जहां ये पद ना हो, आगे स्थिति अभी ये आने वाली है, लेकिन यहां पर ये गो पद भी है, यहां पर ये इसका जो है अंत जो है वो पदांत जो है वो एगंत भी है, ए ओ जो होता है वो भी है इसके अंदर, तो ये सारे इसके अंदर जो शर्त है वो पूरी हो रही हैं। और इससे पर में अत भी है, गोरति अत परे होना चाहिए ये, तो ये तो सूत्र चलो हम सर्वत्र विभाषा गो हो लगाने जा रहे हैं, लेकिन हमने ये जो प्रश्न किया था वो वहीं छूट गया। इसमें गोधन अग्र में और कौन सा सूत्र प्राप्त है, आप थोड़ा ये तो बताइए हमें। और कोई और हो इसके अलावा? हाँ मिल जाए कोई अगर।
बाई चांस मिल जाता है कहीं इधर उधर पड़ा हुआ गंगा किनारे, कोई छोड़ के चला गया हो फिरंगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये वो लग सकता है इसमें HOA। हाँ, देखना चाहते थे यही, ये सब सूत्र प्राप्त, यही देखना चाहते थे। ये सब सूत्र यहाँ प्राप्त हैं, लेकिन हमारे में लगते हैं। इंगी पर रूपम किस स्थिति से लगेगा? इंगी पर रूपम बताइए आप बताइए। नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? कैसे है वो उसमें क्या मांग रहा है? उपसर्ग मांग रहा है। हाँ। इंगी पर रूपम कह रहा है मुझे उपसर्ग चाहिए, उपसर्ग के बिना मैं काम ना करूंगा आगे। हाँ, भले गोभी सस्ती चल रही है आजकल, रोज वही बन रही है, लेकिन मैं उपसर्ग के बिना काम ना करूंगा, ये स्पष्ट बोल रहा है। तो सूत्र इसमें यही लगेंगे, एंग पदांतगति, और ये जो बताया आपको HOA लग सकता है। लेकिन यहाँ जो हमें मिली हुई शर्त है और जो सूत्र जिसके लिए बिल्कुल खड़ा ही हुआ है, आके ही बना है, वही सूत्र लगाया जाता है। 141 पेज नंबर है ये सुपोधातु प्रातिपदिकियों का 141 पेज नंबर है लघु सिद्धांत कौमुदी में। नाम धातु प्रकरण, नाम धातु का प्रकरण, नाम धातु में आया था ये क्या? 141 पेज। 141 पेज, ये पहले भी आया होगा महाराज कहीं फिर, क्योंकि हमें तो ऐसा लग रहा है हमने पहले भी पढ़ा था कहीं। नाम धातु, अच्छा हाँ, ये नाम धातु में ही तो है ये। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज, ये नाम धातु है, अजंत पुल्लिंग में नहीं है, हमें गलत याद था। ये सुपो धातु प्रातिपदिक यो हो, ये 141 पेज पे है। अथ नाम धातु प्रकरण है एक उसमें। चलो ठीक है, हमें था अजंत पुल्लिंग में आया, मैं कहा वहां तो नहीं आया, नाम धातु में आया। 141 पेज नंबर पे देख ले आप। अच्छा, तो अब यहां पर सर्वत्र विभाषा वो हो क्या कह रहा है कि ऐसी स्थिति में जब पदांत हो, एगंत हो, गो शब्द हो, तो हमें क्या है, प्रकृति भाव ही रख लेना चाहिए। तो प्रकृति भाव का मतलब क्या है? सीधे सीधे जोड़ देना चाहिए, और कुछ काम इसमें होगा नहीं। उसका लक्षण भी है संधि कार्य रहितत्व प्रकृति भावत्व। संधि कार्य रहितत्व, अच्छा, लक्षण बता रहे हैं आप। अच्छा, संधि कार्य रहितत्व प्रकृति भावत्व। तो जोड़ दिया हमने उसको सीधे सीधे गोअग्रम को। अब ये जी क्या कह रहे हैं? बोलिए। अच्छा, मैं बाद में बोलूंगी, पाठ उसके बाद जब ये हो जाएगा। अच्छा, पाठ से भिन्न है, ठीक है, कोई बात नहीं, पाठ से रिलेटेड है, बोल सकती हूँ स्वामी जी? हाँ, बोलिए। मैं कह रही थी कि जिस दिन मैं नहीं आती हूँ पाठ में वहाँ पे, ठीक है, उस दिन मुझे संत जी की आवाज ज्यादा सुनाई देती है। अच्छा, हो सकता है कुछ ये कह रही है महाराज, उस दिन तो खूब अच्छे से बोलते हैं जिस दिन हम नहीं आते पाठ में, और जिस दिन आते हैं कुछ शर्माते से रहते हैं, बोलते कम है। होता है कई बार, थोड़ा होता है, कोई नहीं होता है, वो जानते सब है, वो बहुत जानते हैं, उनको जानकारी हमको बोलना चाहिए ताकि हम भी सीखे ना उनसे। थोड़ा दबाव पड़ता है। सही में कोई नहीं, धीरे धीरे खुल जाएंगे। वो कई बार होता है, कई बार थोड़ा शर्म सी रहती है, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो। तो दूसरी स्थिति में ये क्योंकि विकल्प से कार्य कर रहा है, ये विकल्प से कार्य कर रहा है, तो विकल्प से कार्य करेगा तो एक रूप तो हमारा हो गया सीधे सीधे। जब हमें विकल्प से कार्य करना है, अर्थात जब सर्वत्र विभाषा को ने कार्य कर लिया, फिर दूसरा हमें रूप बनाना है, तो उसमें इसको एंग पदांतदति प्राप्त करा दो, क्योंकि एंग पदांतदति प्राप्त है। वस्तुतः एंग पदांतदति विकल्प में प्राप्त होता है कि नहीं होता है, इसमें एक शास्त्रार्थ है, वो मैं आगे प्रस्तुत करूंगा, अभी प्रस्तुत नहीं करूंगा क्योंकि वो अगले सूत्र को लेके है। लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ पर जो हैं इस शास्त्रार्थ में फंसते नहीं है। वो सीधे सीधे क्या कहेंगे कि गो धन अग्र में, अब आपको गो अग्रम तो आपने एक रूप बना दिया प्रकृति भाव का, दूसरा आप रूप एंग पदांतदति का बना के गो और फिर अवग्रह चिन्ह लगा के उसी तरह आप बना दो उसको, सीधे सीधे जैसे अवग्रह चिन्ह लगाते हैं हम लोग, उसी प्रकार से बना दीजिए। तो ये दो रूप बन रहे हैं आपके लघु सिद्धांत कौमुदी में, आप देख रहे होंगे तो
जी हाँ। एक तो बन रहा है एंग पदांत दति के अनुसार और एक बन रहा है सर्वत्र विभाषा गोहो के अनुसार। लेकिन इसमें थोड़ा शास्त्रार्थ है, आप लोग याद रखना, आगे के 2-3 सूत्र हम पढ़ाएंगे ना तो हमें याद दिला देना, फिर हम इसको बराबर बता देंगे। तो फिर ये कह रहे हैं इसमें कि एंगंतस्य किम, कह रहे हैं एंगंतस्य किम। ये किम शब्द से वस्तुतः अर्थ तो किम का मतलब होता है क्या, लेकिन हमारे वरदराजाचार्य जी इसका अर्थ निकालना चाहते हैं क्यों, कि एंगंतस्य ही क्यों, ऐसा कहना चाहते हैं। हालांकि ये अर्थ होता है इसका क्या। तो एंगंती क्यों बोला, बोले एंगंत नहीं बोलते तो क्या दोष आ जाता, तो फिर स्वयं ही उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया। तो ये उदाहरण जो हमारा इन्होंने प्रस्तुत किया ये है चित्रगु। आपके लिए ही बोल रहे हैं क्योंकि आपको सुन जाना चाहिए। जी। चित्रगु और आगे फिर अग्र ही ले लो आप, बाद में मां जोड़ देंगे। चित्रगु धन अग्र। अब है क्या, उन्होंने ये कहा कि भाई एंगंत ही क्यों लिया आपने, एंगंत मतलब ए और ओ वाला ही। तो उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया कि जिसकी गायें जो हो वो चितकबरी जैसी हो उसको चित्रगु बोलते हैं। ऐसा चितकबरी गाय के लिए ये चित्रगु शब्द आया है। तो ये चित्रगु शब्द में जो गु है, ये चित्रगु, यहां भी समास है और समास से जो ये गु बना है ये भी गो से ही गु बना है, गो शब्द से ही गु बना है। तो ऐसा तो है नहीं गो से गु बन गया, ओकार की जगह उकार आ गया तो ये गो शब्द नहीं बचा, ऐसा नहीं कह सकते। यदि आप ये कहने लगो कि ये राम जो है ये रमु नहीं है, राम जब आप सिद्ध कर लेते हो ये रमु नहीं है, तो इस बात को कहा नहीं जा सकता। अरे रमु से सिद्ध हो गई राम बना है तो मूल तो उसका रमु ही है। तो इसी तरह ये गो से जो गु बना है ये गो ही है, ये जो गो से गु बना है चित्रगु धन अग्र, ये जो गु इसमें है अंत में ये गो से ही बना है। यदि हम ये ना कहते कि एंगंत ही हो, यदि ऐसा ना बोलते एंगंत ही हो, तो इस गु के रहते भी, इस गु को भी क्योंकि हम गो ही मानेंगे, क्योंकि गु को भी गो ही कहेंगे, वो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि कहते हैं कि छीणे पूछे स्व न तु गर्दवह, ऐसा तो है नहीं कि भाई एक अपने कुत्ते की कोई पूंछ काट दी और पूंछ कट जाने से वो गधा तो बन नहीं जाता। तो इसकी एक छोटी सी अगर पूंछ, ओकार की पूंछ कट गई और ऊकार की पूंछ आ गई तो इसका मतलब ये गो शब्द से तो भिन्न नहीं हो गया, ये गो ही है। चित्रगु का जो गु है ये भी गो ही है। और गो अगर अंत में मिल जाए और पद मिल जाए, पद मिल जाए, और ये भी पद बना हुआ है, पद मिल जाए, गो शब्द मिल जाए और पर में अत मिल जाए, तो हमें सर्वत्र विभाषा गो लगा देना चाहिए, सूत्र ये कह रहा है। लेकिन यहां पर सूत्र जो है उसने जो कहा स्पष्ट ये जो बोधन कर दिया कि एंगंत हो, खाली गो शब्द, ऐसा ना हो कि गो का विकृत हो गया कहीं गु बन गया उसको भी ले लेंगे, नहीं, गो शब्द जो हो वो एंगंत ही होना चाहिए। इसीलिए यहां पर सर्वत्र विभाषा को सूत्र नहीं लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में कौन सा सूत्र प्राप्त है, आप बताएंगे फोन वाले। चित्रगु धन अग्र में कौन सा सूत्र प्राप्त है, चित्रगु धन अग्र में? आप फोन पे हैं? फोन कट गया क्या? अच्छा, चित्रगु धन अग्र में कौन सा सूत्र प्राप्त है? चित्रग्वग्रम बन गया। नहीं, सूत्र कौन सा लगाया? इको याणची। तो ये फिर इको याणची ही लग जाएगा। सर्वत्र विभाषा को यहाँ क्यों नहीं लगा, क्या कारण रहा? क्योंकि उसमें तो एंग होना चाहिए ना, एंग होना चाहिए। बात समझ में आ गई ना? ये उसी के लिए बोला। जिनकी चितकबरी सी गाय हो ना, चित्रो गाओ यस्य स चित्रगु, उनके लिए आता है। तो इसलिए ये यहाँ पर नहीं बनेगा, यहाँ पर सर्वत्र विभाषा को नहीं लगेगी। इन्होंने ये जो शास्त्रार्थ बताया ये एंगंतस्य किम के लिए ये बात बोली, ठीक है। अब अगली बात लेते हैं, इसको रूप को तो लिख देते हैं हम, क्लियर होगा ये तो, उसमें कोई बात। स्वामी जी हरिओम। बोलिए, सुन रहे हैं। हाँ जी, मैं ये कह रही थी इसमें एचओ आएगा भी लग रहा है, लेकिन इसका उदाहरण नहीं दिया। एचओ किसमें लग रहा है जी, हमें बताएंगे आप किस सूत्र में? गोधन अग्रम। गोधन अग्रम में जी। अच्छा, तो क्या करना चाहिए फिर? नहीं, मैं ये पूछ रही थी कि
मेरे हिसाब से तो लग रहा है, नहीं, हमने कब कहा नहीं लग रहा है? लेकिन इसमें उदाहरण नहीं दिया इसका, इसलिए नहीं, वो उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत से सूत्र आपको मिलेंगे जो एक ही कंडीशन में कई सूत्र लगेंगे, लेकिन उसमें से जो सबसे ज्यादा उचित होगा उसका विचार करके उसको लगा दिया जाता है। ऐसा तो बहुत बार आएगा उसके आप। और बहुत बार ऐसा भी आएगा कि पुस्तक में एक रूप दिखाएंगे और वैसे उसके दो रूप भी बनते हैं। पिछले भी हमने दिखाया था वो सुधि उपास इत्यादि में, तो वो अपनी मर्यादा होती है शास्त्र की। अच्छा, अगला इन्होंने बोला पदांते किम। बोले पदांत जो हो वो पदांत ही क्यों आपने बोला? भाई एंगंत तो हमें समझ में आ गई ये बात। ये देखना, ये शैली हमेशा चलेगी इसकी, हर चीज को उठा के एक एक बात को वो बोला करेंगे। तो वो कहेंगे कि अब कह रहे हैं कि पदांते किम, पदांत ही क्यों बोला आपने? पद के अंत में ही हो ये क्यों बोला? तो उसके लिए स्वयं एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। ये उदाहरण समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बिल्कुल गो के जैसा ही है। जब हम गो के रूप बनाना शुरू करते हैं तो गो के रूप बनाने के समय पर हमारा जब उसकी गसी आता है, हमारा सुओजसमोट सस में गसी आता है, गस आता है, गोधन। जब हम गो को पद बनाने जाते हैं, जब तक ये पद बना नहीं है, और उसकी षष्ठी विभक्ति में और सप्तमी में जब हम गसी और गस लेते हैं तो गसी और गस दोनों ही स्थिति में, गसी और गस दोनों ही स्थिति में उसका अस बचता है, गोधन अस बचता है। गोधन अस होता है गसी सुओजसमोट सस, यदि आपने पढ़े हुए होंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, और होता है गस। इन दोनों में हाँ, वो जब आप पढ़ेंगे तो वहां आपको दिख जाएगा। तो गसी जब इसको पद बनाने के लिए चलते हैं तो उसके सामने फिर गसी में जो गकार है ये इसकी तो ये तो हो जाता है इत। किससे हो जाता है आपको तो पता होगा, आप बता दीजिए फिर। लसकवत तदि से सूत्र से तो अस बच जाता है। तो अस जब रह जाता है गो के सामने तो कोई व्यक्ति कहेगा शर्त फिर मिल गई है। तो बोले क्या मिल गई? कि गो शब्द से पर में और अत मिल गया। अस में भी तो आ जो है वो अत ही है, अत मिल गया जी। तो फिर कहेंगे कि नहीं, अभी तो ये पद ही नहीं बना है, वो पदांत में बोला। ये तो पद जब बन जाएगा उसके बाद, यहां ये अभी तक पद बना नहीं है, अभी पदांत नहीं है। यदि आप पदांत की बात करने लगो तो ये पूरा गोधन अस एक पद है, गो प्लस अस में गो पद नहीं है, गोधन अस पूरा एक पद है। तो इसीलिए इन्होंने फिर ये आगे बनाया और फिर उसका लोप होके वो गोहो बन जाता है। आप देखते होंगे आपकी लघु सिद्धांत, हाँ दिया है लघु सिद्धांत कौमुदी में, आगे सूत्र लग जाता है गसी गशोस, ये आप पढ़ेंगे। गसी गशोस सूत्र से फिर ये आगे उसका लोप हुए होके गसी गसको आगे फिर ये गोहो सूत्र, गोहो रूप ये बन जाता है। तो यहाँ इन्होंने दो बात शास्त्रार्थ की। एक तो एंगंतस्य किम की एंगंत क्यों हो, तो एंगंत की स्थिति में उन्होंने कहा कि एंगंत इसलिए होना चाहिए क्योंकि चित्रगो इत्यादि जो है उसमें भी है तो गो शब्द ही, लेकिन एंगंत नहीं है, इस वजह से। दूसरा इन्होंने बोला कि पदांत की बात आपने क्यों कही, तो पदांत की बात में उन्होंने ये कहा कि यदि हम पदांत ना कहते तो गोधन अस की स्थिति में भी यह सूत्र लग जाता, अनिष्ट रूप हमारा बन जाता। तो ये तो था ये सूत्र। अब चमत्कारी सूत्र प्रस्तुत होने जा रहा है। अच्छा जी, सूत्र है, वृत्ति नहीं है इसकी, लेकिन बिना वृत्ति के ही बड़ा चमत्कारी है। अनेकालसित सर्वस्य सूत्र है 1:1:55। एक 1:55। अच्छा, ये सूत्र बहुत प्रयोग होते हैं आगे। कई बार जब रूप हम सिद्ध करते हैं तो रूप सिद्ध करने के समय पर ये बार बार चीज निकल के सामने आती है। यदि ये सूत्र किसी को क्लियर नहीं होते तो फिर वो उसका दिमाग चकराने लगता है। वहां पे उसे लगता है ये क्या बोल दिया आचार्य ने, ये क्या बोल दिया। क्योंकि कई जगह व्यवस्था देते हैं तब कहते हैं भाई ये सूत्र तो यहाँ अलोन्तस्य लगना था, ये तो लग गया अनेकालसित सर्वस्य, ये तो गिच लग गया। इस तरह जब बोलते हैं ना धड़ाधड़ रूप सिद्धि में, तो फिर सूत्रों को बोलते चले जाते हैं। उसमें ये तो है नहीं। अब संधि में तो 1-1, 2-2 सूत्र लगते हैं,
अब वहां तो 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 सूत्र भी लग जाते हैं, 10-10 सूत्र भी लग सकते हैं। तो उस स्थिति में यदि हमें सूत्र क्लियर नहीं हो पहले पढ़े हुए तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो हर सूत्र पर इसलिए ध्यान देना चाहिए। अनेकाल सित सर्वस्व का पहले वही पद हम तोड़ लेते हैं। अनेकाल एक पद है, सित एक पद है, सर्वस्व एक पद है। सर्वस्व वही षष्ठी है आपकी और बाकी दोनों जो है प्रथमा है। और सित का मतलब क्या है और अनेक आल का मतलब क्या है, पहले तो इसको सामान्य भाषा में समझ लो। अनेक आल मतलब जिसमें अनेक अल हो, अनेक अल जिसमें हो, अनेक अल यस्य स अनेकाल। अनेकाल मतलब अनेक, अनेको अल यस्य, अनेको जिसमें अनेक अल हो। अल का मतलब क्या है, अल में सारे वर्ण आ गए, आ से लेकर हल के ला तक। तो या तो इसको एक कह दो वर्ण, सभी वर्णों की बात हो रही है, या अल कह दो, बात एक ही है, सारे वर्ण आ गए इसमें अनेकाल। तो अनेकाल का मतलब क्या है, अनेक अल यस्य स अनेकाल, अनेको अल यस्य स अनेकाल। यहाँ कौन सा सूत्र लगा दिया फिर से हमने, बस हर जगह खड़ा रहता है ये तो। अच्छा, फिर सित, सित किसको कहते हैं, शाह है, शकार जो है, जहां जिसका शकार इत हो जाए, जिसका शकार इत हो उसी को शित कहेंगे। जहां जो इसका शकार आपको इत मिल जाए उसी को हम शित कहते हैं। शकार इत यस्य स शित। आप समझ रहे हैं ना क्या मतलब है सित का, शकार, क्योंकि जहां जिसका शकार आपको इत लग जाए और इत दिख जाए उसी को शित कह देंगे। तो ये दो चीजें इसमें नई सी जान पड़ी थी कि एक तो हमारा ये अनेकाल और एक ये सित। अच्छा, अब सूत्र क्या कह रहे हैं, 7 नंबर टिप्पणी है इसकी। अच्छा, वो तो बता ही देगा। इन्होंने अलग से इसकी वृत्ति निधि इति प्राप्त लिख दिया, लेकिन इसकी वृत्ति इसी से समझ में आ जाएगी। या तो गुरु परंपरा से पढ़ते हैं वहां से समझ में आ जाती है, नहीं तो पुस्तक पढ़ते हैं। तो ये अनेकाल सिच आदेशो सर्वस्व स्थाने भवता। जरा याद करो अलोअंतस्य सूत्र क्या करता था, षष्ठी निर्दिष्ट। जरा याद करो, अनेकाल सिच सर्वस्व तो आ जाएगा, फिर अलोअंतस्य सूत्र करता क्या था, आप फोन पे हैं बता सकते हैं, बहुत आज पक्का हो जाएगा ये सूत्र आपका। अलोअंतस्य, आप बोल रहे थे कि अलोअंतस्य की 1-2 बार और बताना, हमने कहा था अलोअंतस्य और भी आगे निकाल के लाएंगे हम इसको। अलोअंतस्य क्या करता है, कुछ याद है, सामान्य कोई वृत्ति जरूरी नहीं, बता दो आप मोटा मोटा। ये कहता था षष्ठी निर्दिष्ट जो कार्य है वो अंतिम अल को होना चाहिए। षष्ठी निर्दिष्ट कोई भी कार्य हो तो वो अंतिम अल को होना चाहिए। और ये सूत्र जो है वो इसका बिल्कुल जो है एकदम अपवाद है, उल्टा है एकदम। ये क्या कह रहा है कि यदि भले षष्ठी निर्दिष्ट कार्य हो, लेकिन यदि उसमें अनेक अल हैं उस आदेश में, एक से ज्यादा अल हैं, अनेक मतलब एक से ज्यादा एक, भाई अन और एक में नए तत्पुरुष समास है ना, आगे अच जब आ जाता है तो अन बन जाता है ना, वो नए को अन हो जाता है वो। तो अनेक मतलब एक से ज्यादा, जब उसमें हमारे अल हो, एक से ज्यादा वर्ण हो आदेश में, जो षष्ठी निर्दिष्ट हुआ है उस आदेश में यदि एक से ज्यादा वर्ण हैं या एक से ज्यादा अल हैं, तो ऐसी स्थिति में या तो ऐसी स्थिति है या दूसरी क्या स्थिति है, वो शित है। जो आदेश किया गया वो शित है, उसमें शा आ रहा है इत होने के लिए। तो दोनों में से कोई भी एक शर्त मिल जाए, दोनों शर्तों में काम करता है, या तो आदेशी आदेश जो हो वो अनेकल वाला हो या शित हो। उस स्थिति में वो अंतिम अल के स्थान पर जाके नहीं बैठेगा, वो संपूर्ण के स्थान पर जाके बैठ जाएगा। अनेकाल सित सर्वस्व, वो संपूर्ण स्थानीय के स्थान पर बैठ जाएगा। अर्थात वो ये नहीं कहेगा कि अंतिम वर्ण में आप कुछ करिए चेंज, नहीं, मैं तो पूरे को हटा दूंगा, पूरा का पूरा जो शब्द है ना, पूरा का पूरा जिसके अंतिम वर्ण के स्थान पर कुछ करने का चाह रहा था अलोअंतस्य, वो उसके स्थान पर बैठ जाएगा, पूरे के स्थान पर। कुछ बात पकड़ आई क्या, पहले मुझे ये बताओ आप, अलोअंतस्य की और इसकी तुलनात्मक दृष्टि से पकड़ में आई बात?
अलवंतस्य में ये कह रहे थे कि अंतिम अल के स्थान पर आदेश होगा। हरिओम। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं। हाँ हाँ जी। और इसमें कह रहे हैं कि पूरे अनेक अल वाला जो पूरा पद होगा उसी का लोप होगा। नहीं, लोप की बात नहीं, यही समस्या आ जाती है विद्यार्थी को। इसीलिए मैं देखना चाह रहा था आप समझ क्या रहे हैं। समस्या ये पता कहां से उत्पन्न हुई, उसकी जड़ मैंने पकड़ ली। समस्या उत्पन्न ये यहां से हुई, इस सूत्र के पहले संयोगांत से लोपा पड़ गया था, तो इसीलिए अब खोपड़ी में लोप घुस चुका है पूरी तरह से, कि वहां लोप हुआ था। लोप, अरे लोप तो वो एक कार्य था, कुछ और कार्य भी हो सकता है। अलोंत से एक स्वतंत्र सूत्र है, इसका लोप से कोई मतलब नहीं है। वो तो लोप वाला सूत्र पहले था, इसके इत्तेफाक से एक कॉन्सिडेंस था ये, लेकिन इसका उससे कोई संबंध नहीं है। अलोंत से स्वतंत्र कार्य करता है, और उसका स्वतंत्र कार्य ये है कि यदि कोई आदेश आपने करने को कहा, किसी वर्ण के स्थान पर आदेश करते हैं कि नहीं करते? एक स्थान है यानी इत्यादि पढ़ के आए हो ना, इतने सारे आदेश हो ही रहे हैं। तो जब कोई आदेश ऐसा आ जाए कि षष्ठी निर्दिष्ट आदेश इसके स्थान पर ऐसा हो, तो अलोंत से कहता था कि अंतिम अल के स्थान पे हो। वो एक वहां पर इत्तेफाकन बात ये थी कि वहां पर आदेश ही लोप करना था, इसलिए आपके दिमाग में लोप रह गया। तो जरूरी नहीं है लोप करने के लिए कहें, हो सकता है कोई भी हमें वर्ण परिवर्तन के लिए कह दे कि इसके स्थान पर ये हो। तो ऐसी स्थिति में अलोंतस्य कह रहा था कि अंतिम अल के स्थान पर आपको करना है। तो अंतिम अल के स्थान पर हाँ, आदेश अंतिम अल के स्थान पर करना है। आदेश ही होता है कार्य, और क्या है वहां पर। और यहां अनेकाल सिद्ध सर्वस्व ये कह रहा है कि यदि भले तुम्हारा षष्ठी निर्दिष्ट हो और फलाने के स्थान पर फलाना तुम्हें बैठाना हो, लेकिन यदि होने वाला जो आदेश है यानी आके जो बैठने वाला, यदि उसमें अनेक अल हो, एक वर्ण ना हो, एक अल ना हो, एक से ज्यादा हो, तो मैं एक वर्ण के स्थान पर नहीं बैठने वाला, फिर मैं पूरे को हटा के बैठूंगा। मैं स्वयं भी तो अनेक हूं, तो अनेक के स्थान पर ही बैठूंगा मैं नहीं बैठूंगा एक के स्थान पर। बात समझ में आई? अब मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, इसको नहीं आई? उदाहरण ले लो एक। मतलब यहाँ पे उसमें जो भी आदेश हो रहा था या कार्य हो रहा था, वो अंतिम अल के स्थान पर हो रहा था, अलोंतस्य में, अलोंतस्य के हिसाब से। हाँ हरिओम। हाँ, अलोंतस्य में केवल अंतिम अल के स्थान पर, अंतिम अल के स्थान पर, और अनेकाल सिद्ध सर्वस्व में पूरे पद के स्थान पर, पूरे पद के स्थान पर। ये सूत्र यही कह रहा है। हाँ। सर्वस्व का मतलब यही हो गया ना, सर्व के स्थान पर। जी। सर्वस्व यही तो कह रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये कार्य कर रहा है। तो ये सूत्र जो है, किस सूत्र का अपवाद हुआ? अलोंतस्य का। हाँ, ये याद रखने की बात है। हाँ, ठीक है। अलोंतस्य का। हाँ, यदि अनेक अल का उदाहरण देखना हो तो दिखा देता हूं। महाराज को तो पता है, राम में जब तृतीया विभक्ति का रूप बनाने जाते हैं हम, तो भिष आता है उसमें। वो क्रम तो आपको याद होगा ना, सुओजस अमोक्षस टाभ्याम भिष। तो टाभ्याम भिष में जब भिष होते तो राम धन भिष आया। आप सुनते रहना, एक स्थिति है तृतीया विभक्ति के बहुवचन का रूप बनाने की, राम के तृतीया विभक्ति का बहुवचन राम का बनाने जा रहे हैं, वहां उदाहरण मिलेगा अनेकाल सिद्ध सर्वस्व का समझने के लिए। तो राम धन भिष होता है वहां। राम धन भिष की स्थिति में अब कहते हैं कि भिष के स्थान पर एस आदेश हो जाए। एक सूत्र आता है वहां पर, वो सूत्र कहता है अतो भिष एस, अतो भिष एस। वो कह रहा है कि आपको अत से पर में भिष के स्थान पर एस आदेश करना है। तो भिष के स्थान पर एस आदेश जब कर रहे हो, षष्ठी निर्दिष्ट कार्य है। फलाने के स्थान पर फलाना बैठना मतलब षष्ठी निर्दिष्ट हो गया कि नहीं हो गया? षष्ठी की बात आई कि नहीं आई? अच्छा, तो भिष के स्थान पर एस बैठा रहे हैं, तो भिष के स्थान पर यदि एस बैठाने आप चलोगे तो अलोंतस्य क्या कहेगा ऐसी स्थिति में? अलोंतस्य कह रहा है कि अंतिम अल के स्थान पर बैठे। इसका मतलब वो क्या कहेगा कि भी, और भी के बाद जो सा है, सा की जगह एस बैठा दो। जी हाँ। है कि नहीं? समझ में आई ना बात? अच्छा, लेकिन ऐसा करने से अनिष्ट रूप बन जाएगा। जी। ऐसा करने से अनिष्ट रूप बन जाएगा। इसलिए वहां के लिए व्यवस्था आ गई कि अनेक अल अगर हो, एस में अनेक अल है कि नहीं है? जी। अनेक अल यदि आदेश हो रहा हो
तो संपूर्ण के स्थान पर होगा, अर्थात राम धन विष के स्थान पर, पूरे के स्थान पर हटके बैठ जाएगा क्या, एस। बात समझ में आई? जी आ गई। बस फिर वो राम ही रूप बन जाता है। तो ये आपको अनेकालसित सर्वस्व का उदाहरण दिया। यदि वहां पर बलवंत लग जाता तो अनिष्ट रूप बन जाता। आई बात समझ में? अब इससे क्लियर हो गया? बलवंत से याद रहेगा हमेशा, पक्का हो गया? पढ़ा दोगे किसी को बलवंत से? नहीं, अब गारंटी लेंगे ना। अब इतना गला की मेहनत लगाई है तो गारंटी तो लेंगे कि नहीं लेंगे आपसे? तो आज क्लियर हो गया। हाँ, आज क्लियर हो गया ना। हमारा ध्यान था उसी समय कि जब मौका आएगा तब क्लियर कर देंगे, अभी उस समय मौका। तो ये तो था हमारा उदाहरण अनेकालसित सर्वस्व का। तो ये उदाहरण तो हमने देख लिया। अब स्थिति क्या कह रही है, ये सूत्र तो हमने अनेकालसित सर्वस्व सीख लिया, हमारा पूरा हो गया। ये तो समय भी पूरा ही हो गया, ये तो समय भी पूरा ही हो गया। चलो फिर आज अनेकालसित सर्वस्व तक ही रखते हैं। और अब आगे के 3 दिन चतुर्दशी, और अभी तो अमावस्या आएगी ना, अब की बार तो, पिछली बार पूर्णिमा थी। चतुर्दशी, अमावस्या और प्रतिपदा, 3 दिन अवकाश रहेगा, मतलब अनाध्याय रहेगा। ठीक है? चलो जी, कुछ कहना चाह रहे? बोलिए बोलिए। नहीं, आप कुछ बता रहे थे, आवाज कट गई थी। ये जो 3 दिन है, आगामी 3 दिन, चतुर्दशी, अमावस्या और प्रतिपदा, कल से अवकाश रहेगा, अर्थात अनाध्याय रहेगा। जी ठीक। नहीं, कुछ होमवर्क करो, गृह कार्य, इन सूत्रों की वृत्ति आप कर लो तो सारा गृह कार्य सेट हो जाएगा। सूत्रों की वृत्ति जब नहीं होती तो दिक्कत होती है। तो जब भी थोड़ा सा भी समय मिले, सूत्रों की वृत्ति पक्की करो, ये मुख्य गृह कार्य है। बाकी रूप का तो ऐसा है कि हम कई बार रूप को ले लेंगे, पक्का करवा देंगे, लेकिन वृत्ति स्वयं पक्की करनी पड़ेगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। ओम।